वेल सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलो दोस्तों, आपने जो है यहाँ पे हमारा चैप्टर वाइज चार्ट रिवीजन जो था जीएसटी का, इसमें एग्जम्पशन का पहला सेशन कर लिया था और हमने इसमें ओके यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सेक्टर तक सारे एग्जम्पशंस कर लिए थे। ओके, तो चलिए आगे के एग्जम्पशंस अभी कवर कर लेते हैं और एग्जम्पशन ये टॉपिक को ख़त्म करते हैं। ओके, बस इसके बाद आपको जो है क्वेश्चन या डिस्कशन पहले सेल्फ ट्राई करना है। अगर कहीं यहाँ पे आपको दिक्कत जाती है तो मैं क्वेश्चन या डिस्कशन रिकॉर्ड करके अपलोड भी कर रहा हूँ। तो चलिए आप जो है ओके हमारे शेड्यूल के हिसाब से चल रहे होगे। हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि मिशन संभव का जो शेड्यूल मैंने आपके लॉगिन में दिया है, थोड़ा बीच में एक दो दिन गैप होने की वजह से शेड्यूल थोड़ा एक दो दिन से डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन मैं आगे इसको कवर कर लूँगा तो आपका शेड्यूल के हिसाब से ओके अच्छे से यहाँ पे प्रॉपरली हो जाएगा। चलिए, कोई अगर ये रिवीजन वीडियो पहली बार देख रहा होगा तो दोस्तों ओके मिशन संभव चैप्टर वाइज चार्ट रिवीजन फॉर सीए सीएमए एंड सीएस फाइनल, आपको ये कैसे सब्सक्राइब करना है और इसका आपको अपडेटेड चार्ट मटेरियल कैसे मिलेगा, इसके लिए डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने यहाँ पे आपको सारी प्लेलिस्ट दे दी और इसके सारे पहले के रिवीजन दे दिए, एज वेल एज क्वेश्चन डिस्कशन के भी प्लेलिस्ट मैंने आपको दे दिए, साथ साथ में अमेंडमेंट्स भी आप उसमें देख लोगे। तो डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा। और आपको एक बात मैं बता दूं यहाँ पे कि आपको कैसे सब्सक्राइब करना है मिशन संभव की इस रिवीजन के लिए, क्योंकि ये लेक्चर तो यूट्यूब पे फ्री है, पर इसका मटेरियल कंटेंट और कैसे आपको मिलेगा तो इसके लिए मैंने मेरा पहला लेक्चर जरूर देखिएगा जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा कि आपको कैसे सब्सक्राइब करना है हमारे वेबसाइट पे www.vsmartacademy.com पे। दूसरा दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आपके लॉगिन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दिया हुआ है। ओके, जो भी स्टूडेंट्स उस टेलीग्राम ग्रुप की लिंक में ज्वाइन करेगा, मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उस ग्रुप में देते रहूंगा जो आपको एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो दोस्तों, यहाँ पे आपको टेलीग्राम लिंक कैसे मिलेगी, तो टेलीग्राम लिंक स्पेशली मिशन संभव 2.0 अगर आप सर्च करोगे तो वो मिल जाएगा। अदरवाइज ओके आपको जो मिशन संभव 2.0 की टेलीग्राम लिंक, जैसे आप इस यहाँ पे मिशन संभव के लिए सब्सक्राइब करोगे, आपका हमारे वेबसाइट पे लॉगिन क्रिएट हो जाएगा और लॉगिन में स्टडी ग्रुप की लिंक दी गई है, वो स्टडी ग्रुप की लिंक आप जरूर देखिएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप लिंक से ज्वाइन हो जाओगे। तो चलिए आज का रिवीजन स्टार्ट करते हैं और आज का रिवीजन हमारा जो होगा ओके अबाउट यस मिशन संभव का। ओके ये जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर तो हमने कंप्लीट किया था, चलो आगे का डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अब आते हैं बेटा हमारे एग्जाम्शन पे, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इस एग्जाम्शन पे आते हैं। ठीक है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, मजा आ रहा है रिवीजन में आपको? यस और नो? एकदम कॉन्फिडेंस आ गया? वेरी गुड बेटा। चलो, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, चलो ये एग्जाम्शन आपको समझा देता हूँ। देखो क्या हुआ यहाँ पे, एग्जाम्शन क्या है। ये चार्ट आपको ड्रॉ करना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में। ओके, अदरवाइज इससे समझ लो, अगर आप रेंटिंग पे देते हो, और रेंटिंग किसका देते हो? रेसिडेंशियल ड्वेलिंग का। रेसिडेंशियल ड्वेलिंग का मीनिंग वैसे तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर हम इसको डिक्शनरी मीनिंग ले और पुराने सीबीआईसी की क्लैरिफिकेशन देखें तो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग मतलब आपका रैन बसेरा, जहाँ आप ओके जो ऐसा फ्लैट हुआ, हाउस हुआ, बंगलो हुआ, हॉस्टल हुआ, पीजी हुआ, टेंट हुआ, ओके अकोमोडेशन यूज फॉर रेसिडेंस फॉर लॉन्ग टर्म यूज। ओके, रेसिडेंशियल मतलब आप जहाँ बसेरा करोगे, टेम्पररी नहीं है, वेल करोगे, जहाँ रहोगे, ओके उसको रेसिडेंशियल ड्वेलिंग कहा जाता है। ओके, एंड जहाँ मंथली बेसिस पे रेंट देते हो 11 महीने का, या एक लॉन्ग टर्म 3 महीने 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको रेसिडेंशियल ड्वेलिंग करते हैं। इंडिया में कोई भी अगर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, फ्लैट, हाउस, बंगलो रेंट पे देता है, रेंट पे देता है फॉर यूज ऑफ रेसिडेंस, ध्यान सुनिएगा, फॉर यूज ऑफ रेसिडेंस, ये सेकंड कंडीशन है, रेसिडेंस के लिए देता है तो वो केस में एग्जम्पशन मिलेगा। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने अपना फ्लैट ऑफिस पर्पस के लिए दे दिया, आपका बंगलो, आपका पैलेस आपने कमर्शियल पर्पस के लिए दे दिया, तो वो सिचुएशन में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। रेसिडेंस के लिए जाएगा तो ही एग्जम्पशन होगा। लेकिन इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये वो कह रहे यूज फॉर रेसिडेंस अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब क्या? अगर आपने अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन को दिया, सुनिए,
आपने अगर अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो ही एग्जाम। इसका मीनिंग क्या आता है? इसका मीनिंग ये आता है कि अगर आपने ये रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो टैक्सेबल है, और वो केस में रिवर्स चार्ज है। अगर आपको रिवर्स चार्ज याद होगा तो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो रिवर्स चार्ज में रजिस्टर्ड पर्सन लायबल होगा। रजिस्टर्ड पर्सन को दिया मतलब क्या? मतलब आपका इनवॉइस B2B बना। सुनिए, आपका इनवॉइस B2B बना, और B2B के इनवॉइस में आपने जो है कस्टमर को यहाँ पे दिया, जैसा कोई कंपनी को दिया, गेस्ट हाउस के लिए दिया, या फिर कोई फर्म दिया, HUF को दिया जिसके पास GST रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो वो सिचुएशन में यहाँ पे रिवर्स चार्ज में GST आएगा। नाउ दोस्तों, अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कि सर क्या जब हम होटल में भी रुकते हैं तो क्या होटल में जो रूम रेंट लगता है उस पर GST आएगा? कि उस पर आएगा, बिकॉज दे आर नॉट रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। इट डज नॉट इंक्लूड्स होटल इन गेस्ट हाउस लॉज कैंप साइट लाइक वेयर द अमाउंट चार्ज ऑन डेली बेसिस। इन शॉर्ट, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग मतलब एक लॉन्ग टर्म यूज का होना चाहिए। अगर आप होटल में रुक रहे हो, कैंप में, लॉज में, इन में, तो वहाँ ड्वेल नहीं होते हो, वहाँ आपका रैन बसेरा नहीं है, वो टेम्पररी रुकते हो, तो होटल रूम पे GST आ जाएगा। हम किसकी रेंटिंग की बात कर रहे हैं? रेसिडेंशियल ड्वेलिंग की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था रेसिडेंशियल ड्वेलिंग से रिलेटेड। और अनरजिस्टर्ड को दिया तो एग्जम्प्ट है, रजिस्टर्ड को दिया तो टैक्सेबल है। इसमें एक क्लैरिफिकेशन भी था, और वो एक क्लैरिफिकेशन था, अंडर दिस एंट्री रजिस्टर्ड पर्सन इज प्रोप्राइटरी कंसर्न एंड रेंट रेसिडेंशियल ड्वेलिंग ऑन हिज ओन अकाउंट। अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा हम एनालिसिस करते हैं। और एक चार्ट मैंने एक मास्टर चार्ट बनाया, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, अगर पहले वाले चार्ट का लेना हो तो आप ले सकते हो, अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो, अब यहाँ पे एक दूसरा चार्ट ले लेते हैं, जो रेंटिंग सेक्टर, यानी पूरे रेंटिंग सेक्टर में कहाँ टैक्सेबिलिटी है और कहाँ एग्जम्पशन है। अगर आपको रेंटिंग सेक्टर का क्वेश्चन आ गया तो ये चार्ट में आपका बहुत कुछ कवर हो जाएगा। पहले तो लेते हैं रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, उसका एक चार्ट ले लेते हैं। ओके, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग में क्या है? अगर अब सुनिए, स्टेप बाय स्टेप चलिए। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग रजिस्टर्ड पर्सन को दिया और अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया। अगर रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग अनरजिस्टर्ड को दिया, मतलब B2C में दिया, अगर ये अनरजिस्टर्ड को जो दिया रेसिडेंस पर्पस के लिए दिया होगा तो एग्जाम। सुनिए, अनरजिस्टर्ड को दिया और रेसिडेंस पर्पस के लिए दिया होगा तो एग्जाम। सर अगर मैंने अनरजिस्टर्ड को दिया पर वो ओके कमर्शियल पर्पस के लिए दिया, अभी मेरा एक स्टूडेंट है, मेरा एक फ्लैट खाली था, और रियल केस है, मेरा एक फ्लैट खाली था, फ्लैट रहने, ओके अकोमोडेशन जो रहने के लिए बनाया गया था। अब वो स्टूडेंट आया, वो मेरे पास आया कि सर ओके मेरा नया नया अभी स्टार्ट हुआ, अभी CA बनाऊँ सर, क्या मुझे आपके फ्लैट, आपका जो फ्लैट है वो यूज़ करने मिल सकता है फॉर ऑफिस पर्पस? फॉर ऑफिस पर्पस। अब वो अनरजिस्टर्ड, उसका टर्नओवर 20 लाख भी क्रॉस नहीं हुआ है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ले ले। ओके, और मैंने उसको एक मिनिमम रेंट पे दिया, वैसे भी खाली पड़ा था तो मैंने उसको दे दिया। अब समझ लो मैंने दिया अनरजिस्टर्ड को, ओके, लेकिन रेसिडेंस के लिए नहीं दिया, कमर्शियल पर्पस के लिए दिया, ऑफिस के लिए दिया, वॉट इट में भी, तो फिर वो टैक्सेबल होगा। एग्जम्पशन कहाँ है? एग्जम्पशन है अगर आपने अनरजिस्टर्ड को दिया और रेसिडेंस पर्पस के लिए दिया तो एग्जम्पशन है। समझा क्या? समझा होगा तो ठोको लाइक, 1 टाइप करो। ओके, तो यहाँ पे दूसरा दूसरा ओके, तो यहाँ पे आपने रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, यहाँ RD का मतलब रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग आपने रजिस्टर्ड पर्सन को दिया। अब रजिस्टर्ड पर्सन में भी अब मैं 2 पार्ट कर रहा हूँ। रजिस्टर्ड पर्सन, अब उन्होंने एक एक्सेप्शन डाला हुआ है, ये एक्सेप्शन याद रखना। अगर रजिस्टर्ड पर्सन प्रोप्राइटर होगा, बोलो मेरे साथ, अगर रजिस्टर्ड पर्सन कौन होगा? प्रोप्राइटर होगा, और वो आपका फ्लैट ले रहा है पर वो अपने पर्सनल कैपेसिटी में ले रहा है। मतलब हाँ, जैसे समझ लो आपने GST रजिस्ट्रेशन लिया एज अ प्रोप्राइटर, और आप फ्लैट रेंट पे ले रहे हो पर पर्सनल कैपेसिटी में ले रहे हो, बिजनेस पर्पस के लिए नहीं ले रहे हो। ओके, यू आर यूजिंग फॉर पर्सनल कैपेसिटी, ओके, एंड रेंटिंग ऑन हिज ओन एंड नॉट फॉर बिजनेस। मतलब आप खुद के लिए ले रहे हो, ठीक है, आपके नाम का GST नंबर है पर आप खुद के लिए ले रहे हो, किसी और के लिए नहीं ले रहे हो, पर्सनल कैपेसिटी में ले रहे हो, तो वहां एग्जम्पशन है, वहां एग्जम्पशन है। ये एक्सप्लेनेशन है एग्जम्पशन का, ये पॉइंट याद रखना, यहाँ पे सवाल पूछा जा सकता है। पर्सनल कैपेसिटी में लिया, ओके, लेकिन अगर अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो और आपने पर्सनल कैपेसिटी में नहीं लिया, आपने बिजनेस पर्पस के लिए लिया, ओके, यानी पर्सनल कैपेसिटी छोड़ के आपने कोई भी पर्पस के लिए लिया, तो उसका इंटरप्रिटेशन यहाँ आता है कि आपने बिजनेस पर्पस के लिए लिया होगा। ओके, तो ऐसे केस में यस यहाँ टैक्स आएगा और यहाँ एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, और यहाँ पे रिवर चार्ज में टैक्स आएगा। ओके, ये समझा क्या बेटा? जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है जोर से बोलो यस सर, समझ में आया? ओके, तो यहाँ पे जो भी अभी लाइव देख रहे होगे या फिर जो बाद में यहाँ पे देखेंगे, लाइक करना मत छोड़ना और अपनी कमेंट जरूर देना। ओके, तो यहाँ तक ये समझ में आया तो 2 टाइप करो फटाफट। तो ये था रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। ओके,
अब ये जो पूरा डिस्कशन देखा हमने, ओके, अनरजिस्टर्ड को दिया, रजिस्टर्ड को दिया, रजिस्टर्ड में प्रोप्राइटर होगा तो एग्जम्पशन मिल जाएगा, पर्सनल कैपेसिटी में नहीं तो टैक्सेबल होगा और वो रिवर्स चार्ज में होगा। ये तो हमने रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग देखा। पर समझ लो मैंने, ओके, मेरी कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे दी, लाइक ए शॉप, वेयर हाउस एक्सेट्रा, क्या वो टैक्सेबल है? वो टैक्सेबल है और वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल है। मतलब मैं अपनी शॉप रेंट पे देता हूँ, मैं अपना ऑफिस रेंट पे देता हूँ, ड्वेलिंग नहीं, ऑफिस रेंट पे देता हूँ, तो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल है। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, देखो रिवर्स चार्ज एक ही जगह लगता है। रिवर्स चार्ज जब पढ़ोगे ना, ऐसा 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 होगा तो रिवर्स चार्ज, नहीं तो फॉरवर्ड। फॉर एग्जांपल, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग होगा, रजिस्टर्ड को दिया होगा, अदर देन प्रोप्राइटर होगा तो रिवर्स। इवन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग होगा और आपने अनरजिस्टर्ड को दिया होगा और कमर्शियल के लिए दिया होगा तो यहाँ पे भी फॉरवर्ड लगेगा। ओके, यहाँ ऐसा 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 होगा तो ही रिवर्स, अदरवाइज फॉरवर्ड। तो ऐसे केस में कमर्शियल प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दी तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। ये तो था, ओके, यहाँ पे रेंटिंग सेक्टर। और बताता हूँ रेंटिंग सेक्टर में कहा, अगर आपको याद होगा तो हमने देखा था रेंटिंग ऑफ रूम प्रिसिंक्स ऑफ रिलीजियस प्लेस। ओके, टेम्पल के आजू बाजू जो प्रिसिंक्स होता है वो रेंट पे देते हो, तो वो उसमें अगर रूम रेंट पे देते हो तो अप टू 1000 एग्जम्प्ट है। ओके, पर डे 1000 पर डे, उसके ऊपर टैक्सेबल है। तो हम रेंटिंग सेक्टर डिस्कस कर रहे हैं तो वो भी एक रेंटिंग है। ओके, रेंटिंग ऑफ रूम इन हॉस्पिटल, अगर रेंटिंग की बात है तो हमने एक पैरामीटर देखा था, हॉस्पिटल वाला। अगर आपको हॉस्पिटल वाला याद होगा तो रेंट, हॉस्पिटल में अगर रूम रेंट पे दिया अप टू ₹1000 होगा तो एग्जाम। ओके, रेंट मोर देन 1000 होगा तो वो टैक्सेबल होगा, अदर देन आईसीयू, आईसीसीयू एंड एक्सेट्रा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, होटल इन गेस्ट हाउस लॉज में अगर रेंट पे होगा, ओके, तो वो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग नहीं माना जाएगा और फुल्ली टैक्सेबल होगा। ये कंप्लीट चार्ट है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो ये कंप्लीट चार्ट का, और आपने बना लेना। पर ये रेंटिंग सेक्टर का पूरा कंप्लीट चार्ट है, इसमें पूरा रेंटिंग सेक्टर कवर हो जाता है, कहाँ टैक्सेबिलिटी आएगी, कहाँ एग्जम्पशन होगा, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। मजा आया होगा तो MZ टाइप करो। ओके, मजा आया होगा तो MZ टाइप करो। चलो, डन 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 डन। चलिए, चलो, ये था पूरा रेंटिंग सेक्टर जो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। उसके बाद में रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सेक्टर, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर। भाई साहब, जब ये आप जीएसटी में छोटे थे ना, पहले दिन से मैं आपको पढ़ाता हूँ कि सर्विस की एक डेफिनेशन है, और सर्विस की एक डेफिनेशन क्या डेफिनेशन है? अगर, ओके, सर्विस मतलब एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज, लेकिन सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज फॉर यूज ऑफ मनी, आई रिपीट, सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज फॉर यूज ऑफ मनी, मतलब आपने अगर किसी को लोन दिया, पैसा यूज करने दिया, एडवांसेस यूज करने दिया, उसका सेपरेट कंसिडरेशन इंटरेस्ट लिया, या डिस्काउंटिंग, या डिस्काउंटिंग का मतलब कैश डिस्काउंट वगैरह नहीं, या डिस्काउंटिंग का मतलब चेक डिस्काउंट लिख देना वहां पे, डिस्काउंटिंग का मतलब चेक डिस्काउंट, प्रॉमिसरी नोट डिस्काउंटिंग, बिल ऑफ एक्शन डिस्काउंटिंग, वो भी एक तरह का इंटरेस्ट होता है, अर्ली डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट होता है, आपको याद होगा, तो वो अर्ली डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट माना जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे वो सेपरेट कंसिडरेशन जो आप चार्ज कर रहे हो, ओके, वो इंटरेस्ट है तो सर्विस, बिकॉज यूज ऑफ मनी का है, बट यहाँ एग्जम्प्टेड है, और मैंने ये बहुत पहले पढ़ाया था, याद आ रहा है आपको? यस। तो देखो यहाँ पे वो क्या कहते हैं, ओके, ये एग्जम्पशन क्या कहता है, अगर आपने डिपॉजिट्स दिए होंगे, किसी को भी लोन दिया होगा, बैंक को दिया होगा, अनसिक्योर्ड लोन दिया होगा, वॉट एवर इट में भी, डिपॉजिट, लोन और एडवांसेस, या बैंक ने दिया होगा जिसका आपको इंटरेस्ट और डिस्काउंटिंग, ओके, ओके, जिसका इंटरेस्ट और डिस्काउंटिंग जो है, ओके, ये फॉर कंसिडरेशन है, तो वो सिचुएशन में जहां तक है उसका इंटरेस्ट एग्जम्प्ट रहेगा, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट याद रखना, ओके, क्रेडिट कार्ड सर्विसेज, एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड सर्विसेज। मैं फिर से सबको बता देना चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी प्लेलिस्ट दी हुई है, क्वेश्चनर की, अमेंडमेंट्स की, हमारे चैप्टर वाइज चार्ट रिवीजन की, वो डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और आपके पास मेरा बुक होगा तो QR कोड भी इसमें दिया हुआ है क्वेश्चनर डिस्कशन का। ओके, आई होप आपको अब ये सवाल नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए, इंटरेस्ट और डिस्काउंटिंग ऑन एक्सटेंडिंग लोन, एडवांसेस और डिपॉजिट, ओके, एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड, तो वो जो है एग्जम्प्ट रहेगा। दूसरा, परचेस और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी, अगर फॉरेन करेंसी का जो कमीशन लिया जाता है, फॉरेन करेंसी सेल और परचेस हो रही है अमॉन्ग्स बैंक, अमॉन्ग्स डीलर, या अमॉन्ग्स ऑफ बैंक और डीलर, तो ये एग्जम्प्ट है, ये एग्जम्प्ट है। हाँ, हाँ, पर किसमें? अमॉन्ग्स बैंक में, अमॉन्ग्स डीलर में, अमॉन्ग्स बैंक और डीलर में। अगर बैंक टू कस्टमर होगा, डीलर टू कस्टमर होगा, तो वो केस में वो टैक्सेबल होगा। आई होप यू अंडरस्टूड। तो चलिए, अब देखो, बैंकिंग सेक्टर का जब भी क्वेश्चन आया तो ध्यान रखना, बैंकिंग सेक्टर में बस इतनी ही सर्विस एग्जम्प्ट है। आई रिपीट, बैंकिंग सेक्टर में बस इतनी ही सर्विस एग्जम्प्ट है, इसके अलावा बाकी सारी सर्विसेज टैक्सेबल होगी।
इसके अलावा बाकी सारी सर्विसेज टैक्सेबल होगी। उसके बाद में सर्विस ऑफ एक्वायरिंग बैंक, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना हो तो पढ़ लेना। ओके, उसके बाद में प्रधानमंत्री जन धन योजना में अगर सेविंग अकाउंट डिपॉजिट होगा तो ठीक है, आपको पढ़ना होगा तो पढ़ लेना। कीप इन प्रायोरिटी सी। ओके, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलो, ये तो इस तरह से हमने बैंकिंग सेक्टर जो है यहाँ पे देख लिया, कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में बैंकिंग सेक्टर के बाद अब आ जाइए आप नीचे, एग्जाम्शन इन एजुकेशनल सेक्टर। आपके एग्जाम के लिए ये सेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के जाना। एजुकेशनल सेक्टर, ओके, ये अच्छे से पढ़ के जाना। अब देखो, अगर आपकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगी, आई रिपीट, आपकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगी, ओके, अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगी तो इसको दो वे में एग्जाम्शन दी है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय एंड सर्विस प्रोवाइडेड टू। ओके, सर्विस प्रोवाइडेड टू। ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ये सर्विस देगी और ये सर्विस लेगी। तो अब देखो वो क्या कहते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी क्या, प्री स्कूल एंड हायर एंड सेकेंडरी स्कूल। ओके, इंडिया की सारी स्कूल, प्री स्कूल और हायर एंड सेकेंडरी स्कूल, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, इंटरनेशनल हो, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मानी जाएगी। या कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग एजुकेशन फॉर ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज बाय लॉ। या इंडिया का कोई भी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है, या इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग हमारी सीए, सीएमए, सीएस इंस्टीट्यूशन, जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है फॉर प्रोवाइड, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन फॉर ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन एंड दैट क्वालिफिकेशन आल्सो रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। दो रिकॉग्नाइजेशन जरूरी है। पहला रिकॉग्नाइजेशन, ओके, तो पहला रिकॉग्नाइजेशन क्या है, तो पहला रिकॉग्नाइजेशन है कि वो जो भी एजुकेशन दे रहा है, ओके, जो भी एजुकेशन दे रहा है, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशन, वो भी ऑथराइज चाहिए, रिकॉग्नाइज चाहिए, और जो क्वालिफिकेशन दिया जा रहा है वो भी रिकॉग्नाइज चाहिए, और रिकॉग्नाइज बाय इंडियन लॉ, नॉट बाय फॉरेन लॉ। ओके, रिकॉग्नाइज बाय लॉ का मतलब रिकॉग्नाइज बाय इंडियन लॉ, नॉट बाय फॉरेन लॉ। अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज ऑफ एनसीवीटी और एनसीवीटी। ओके, सो बहुत सारे यहाँ पे आईटीआई कोर्सेज है ऑफ एनसीवीटी, एससीवीटी, नेशनल काउंसिल वोकेशनल ओके ट्रेनिंग कोर्सेज, या स्टेट काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज। तो एनसीवीटी और एनसीवीटी के एम्प्लॉय यहाँ पे एम्प्लॉय स्किल प्रोग्राम्स होते हैं उनके। तो अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज, और मैं आपको कहूँ क्या, बस इतना याद रखना, अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज आपको एनसीवीटी दिखा या एससीवीटी दिखा, नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग या स्टेट काउंसिल दिखा, तो बस समझ जाना कि वोकेशनल कोर्सेज रिकॉग्नाइज है। और लास्ट वाला वो क्या कहते हैं, सेंट्रल या स्टेट एजुकेशनल बोर्ड। ओके, सेंट्रल और स्टेट एजुकेशनल बोर्ड टू द एक्सटेंट ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन टू द स्टूडेंट। यानी जो ये एसएससी बोर्ड होता है या सेंट्रल बोर्ड होता है, सीबीएसई बोर्ड, ओके, इनकी उतना ही पार्ट जो वो एग्जाम लेते हैं, उतना ही पार्ट जो वो एग्जाम लेते हैं, तो ये 4 ईआई माना जाएगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना जाएगा। और इन 4 लोगों को ही एग्जम्पशन है, इसके अलावा और किसी को एग्जम्पशन नहीं है। तो अबो एग्जम्पशन अवेलेबल ओनली फॉर सप्लाई सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस इफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सप्लाइड द गुड्स टू स्टूडेंट लाइक स्टेशनरी। हाँ, ये थोड़ा मैं बाद में लेता हूँ, ये बाद में लेता हूँ। तो ये 4 ही सर्विसेज को एग्जम्पशन है। अगर कोई प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस ले रहा है तो प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस को कोई एग्जम्पशन नहीं है। ओके, वो ईआई में आना चाहिए तो एग्जम्पशन है। एग्जम्पशन क्या है, एग्जम्पशन मेनली 2 एग्जम्पशन है। ओके, यहाँ पे 2 एग्जम्पशन है। पहला, एनी सर्विस, कोई भी सर्विस, ओके, सप्लाइड टू स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ, कोई भी सर्विस दो, एनीथिंग प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ, तो एग्जम्प्ट है। लाइक एजुकेशन फीस, लैब चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन, कैटरिंग और व्हाटएवर द सर्विस प्रोवाइडेड। पर सर्विस किसको होनी चाहिए, स्टूडेंट को होनी चाहिए, फैकल्टी को होनी चाहिए, स्टाफ को होनी चाहिए, तो एग्जम्प्ट है। और सर्विस बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन अगेंस्ट एंट्रेंस फीस, मतलब बहुत सी बार आईआईएम अहमदाबाद वगैरह हुआ, एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेता है, तो अगर कोई कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेती है, ओके, तो उसकी जो एंट्रेंस फीस है वो एग्जाम्प्ट रहेगी। ओके, तो ख्याल रहे। ओके, 2 ही एग्जम्पशन इनको मिलेगा इफ दे प्रोवाइड सर्विस प्रोवाइडेड बाय द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एक तो एनी सर्विस को बहुत बड़ा है, कोई भी सर्विस स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ को दिया जाए, और दूसरा एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिया गया जिसका एंट्रेंस फीस चार्ज किया गया, एग्जम्प्ट है। इसके अलावा अगर ये ईआई बाकी कोई भी सर्विसेज देता है तो टैक्सेबल।
अब इसके अलावा कोई भी सर्विस देता है, मतलब एनी सर्विस प्रोवाइडेड टू पर्सन अदर देन स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ, स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ छोड़ के बाकी किसी को भी सर्विस दिया तो टैक्सेबल। एग्जाम्पल के तौर पे ऑडिटोरियम ऑफ स्कूल गिवन टू अदर्स फॉर सेमिनार, प्लेसमेंट सर्विसेज टू कॉर्पोरेट सेक्टर, फ्रेंचाइजी सर्विसेज, ओके बहुत सी बार स्कूल फ्रेंचाइजी देती है, एंड नंबर ऑफ सर्विसेज। इसके अलावा कोई भी सर्विसेज वो अगर देता है तो उसके केस में टैक्स आएगा। स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ और एंट्रेंस फीस में टैक्स नहीं आएगा। समझा क्या? समझा होगा तो जोर से 1 टाइप करो, समझा होगा तो जोर से 1 टाइप करो। वेरी गुड। ओके, तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो आप जब ये एग्जाम्पशन पढ़ोगे तो सबसे पहले हु शुड बी ईआई, ईआई कौन वो देख लेना। उसके बाद में ईआई में ये जो है यहाँ पे कौन सी सर्विस एग्जाम्प्ट है, कौन सा टैक्सेबल है। ओके, प्राइवेट कोचिंग क्लासेस को एग्जाम्पशन नहीं है, पर ख्याल रहे ये एग्जाम्पशन सिर्फ सर्विस को है, यानी अगर स्कूल कॉलेजेस वगैरह सर्विस देती है बाय वे ऑफ एजुकेशन तो उसको एग्जाम्पशन है। ओके, तो अब यहाँ पे अगर स्कूल कॉलेजेस सर्विस नहीं गुड सप्लाई करती है, गुड सप्लाई मतलब स्टेशनरी सप्लाई कर रही है, यूनिफॉर्म सप्लाई कर रही है, तो उसको एग्जाम्पशन रहेगा क्या? नहीं, ये एग्जाम्पशन गुड्स का नहीं है। ओके, ये एग्जाम्पशन गुड्स का नहीं है, ये एग्जाम्पशन सर्विस का है। आई होप यू अंडरस्टूड, आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये था सर्विस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। उसके बाद में हम सेकंड देख रहे हैं सर्विस प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। हाँ, ओके, ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कुछ सर्विसेज लोगों से लेगी तो उनको भी एग्जाम्पशन दिया गया है। अब कुछ सर्विसेज लोगों से लेगी तो उसको एग्जाम्पशन क्या दिया है? तो देखो ये थोड़ा केयरफुली लर्न करके जाना। आई रिपीट, ये थोड़ा केयरफुली लर्न करके जाना। अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ, पहली बात तो ट्रांसपोर्टेशन, किसका ट्रांसपोर्टेशन? स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ का ट्रांसपोर्टेशन। अगर ये सर्विस होगी जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर दे रहा है, या कैटरिंग सर्विस होगी इंक्लूडिंग मिड डे मील, आंगनवाड़ी का मिड डे मील वगैरह, ओके वो भी, तो कैटरिंग में मिड डे मील भी आ जाएगा। और सिक्योरिटी, क्लीनिंग एंड हाउसकीपिंग सर्विस, ये 3 सर्विसेज किसी प्राइवेट पर्सन से स्कूल लेती है, और ये एग्जाम्पशन सिर्फ पहले कैटेगरी को है, स्कूल को ही है। ये एग्जाम्पशन ओनली सप्लाइड टू स्कूल। स्कूल अगर ये 3 सर्विसेज लेती है तो एग्जाम, ओके बाकी नहीं, बाकी नहीं। तो यहाँ ध्यान रखना। ओके, प्रॉब्लम ऐसा आ सकता है कि ये सर्विसेज कॉलेजेस ने ली, ये सर्विसेज यूनिवर्सिटीज में ली, नहीं वहाँ एग्जाम्पशन नहीं, स्कूल लेती है तो ही एग्जाम। दूसरा सप्लाई ऑनलाइन एजुकेशनल एज अ जर्नल्स और पीरियोडिकल, ऑनलाइन जर्नल्स पीरियोडिकल सब्सक्राइब किया गया, और ये ऑनलाइन जर्नल्स और पीरियोडिकल कॉलेजेस लेता है, सुनिएगा, ओनली सप्लाइड टू कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, यानी ये सेकंड कैटेगरी वाला लेता है तो ही एग्जाम, ओके अदरवाइज नॉट। तीसरा यहाँ पे ओके, सर्विस रिलेटिंग टू एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब क्या? ओके, सर्विस रिलेटिंग टू एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए इवैल्यूएटर अपॉइंट किया गया, एग्जामिनर अपॉइंट किया गया, पेपर चेकर अपॉइंट किया गया। ओके, जो भी सर्विसेज एग्जाम पर्पस के लिए। हाँ, अब ये 5th नंबर का जो है, ओके ये 5th नंबर का किसी ने भी ली हो, यानी एग्जाम सप्लाइड टू ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये ऐसा एरो बता दो, ये एरो बता दो कि ये जो एग्जाम रहेगा 5th वाला, ये 5th वाला टू ऑल, सबके लिए एग्जाम रहेगा। मतलब ये सर्विस एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, ये सर्विस स्कूल वालों ने लिया, कॉलेजेस वालों ने लिया, अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स वालों ने लिया, या फिर यहाँ पे ओके बोर्ड ने लिया, तो सबके लिए एग्जाम्शन रहेगा। ये हमने देखा बेटा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। लेकिन ये तो मैंने रिवाइज करवा दिया, आपका पूरा ब्रशअप करवा दिया एक अच्छे फॉर्मेट में, पर ओके मैं आपको कहूँगा कि ये एग्जाम्शन चैप्टर के जो मेन एग्जाम्शन है, एक बार रेगुलर मैथ भी पढ़ लेना और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एस भी सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद में कुछ यहाँ पे सर्क्यूलर उन्होंने दिया है। ओके, एक है मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड देयर ट्रेनिंग कोर्स आर अप्रूव्ड बाय डीजी ऑफ शिपिंग, विल ड्यूली रिकॉग्नाइज अंडर प्रोविजन ऑफ मर्चेंट एक्ट, एंड देयरफॉर उनको एग्जाम्पशन मिलेगा। यानी मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होगा वो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट मानी जाएगी, और वो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट मानी जाएगी क्योंकि वो अंडर दिस एक्ट रिकॉग्नाइज है, तो वो अगर कोई एजुकेशनल सर्विस देगी तो एग्जाम्पशन रहेगा। डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इंक्लूड्स आंगनवाड़ी मतलब नर्सरी प्री स्कूल होता है, एंड हेंस सर्विंग ऑफ फूड टू आंगनवाड़ी शैल आल्सो कवर्ड अंडर एग्जाम्पशन, वेदर स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। जो फूड दिया जा रहा है ओके वो आंगनवाड़ी को दिया जा रहा है, वो प्राइवेट दो या गवर्नमेंट दो, कोई भी दो। अगर कैटरिंग सर्विस फिर वो गवर्नमेंट की हो या प्राइवेट की हो, अगर स्कूल को दिया गया तो वो एग्जाम्पशन में रहेगा। ओके, following clarification is also issued in respect of central and state board including NBE. Okay, तो नेशनल बोर्ड यहाँ पे एग्जामिनेशन, तो कंडक्टिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय चार्जिंग फीस एग्जाम एंट्रेंस एग्जामिनेशन एग्जाम्प्ट होगा। इनपुट सर्विस टेकन फॉर कंडक्टिंग सच एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी और से सर्विस ली फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, वो एग्जाम्प्ट रहेगा। एक्रेडिटेशन of educational institution or professionals who has to authorize them to provide respective services, accreditation program taxable रहेगा। एग्जामिनेशन से रिलेटेड एग्जामिशन होगा, ओके लेकिन क्यों? क्योंकि पहला सर्विस तो एनी सर्विस प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट एग्जाम्प्ट रहेगा। दूसरा सर्विस अगर हम किसी का कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन सर्विस लेते तो वो एग्जाम्प्ट रहेगा, पर एक्रेडिटेशन प्रोग्राम होगा तो वो टैक्सेबल होगा। इन दिस वे ओके वी आर कंप्लीटेड एजुकेशनल सेक्टर ईआई हमने कंप्लीट किया। अगर आपको अच्छे से समझा होगा तो फटाफट ईआई टाइप करो, अच्छे से समझा होगा तो फटाफट ईआई टाइप करो। चलिए, तो एंटरटेनमेंट सेक्टर हमने कंप्लीट किया, अब सॉरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हमने कंप्लीट किया, पर रेगुलर बुक से थोड़ा इसको और अच्छे से पढ़ लेना। अगर इसमें समझ में आएगा तो अच्छी बात। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू कवर ईच एंड एवरीथिंग। चलो अब आ जाओ यहाँ पे एंटरटेनमेंट सेक्टर। अब देखो यहाँ एंटरटेनमेंट सेक्टर में सारे एग्जाम्पशंस मैंने एक चार्ट पे कवर कर ली है। ओके, पहला एग्जाम्पशन सर्विस, ओके सर्विस बाय वे परफॉर्मेंस, ओके सर्विस बाय आर्टिस्ट इन फोक और क्लासिकल, इन फोक या क्लासिकल फॉर्म फॉर म्यूजिक। मतलब अगर कोई आर्टिस्ट फोक्स या क्लासिकल फॉर्म में म्यूजिक, डांस और थिएटर परफॉर्मेंस करता है, ओके पर किस में होना चाहिए? फोक या क्लासिकल फॉर्म में म्यूजिक, डांस और थिएटर परफॉर्मेंस करता है और उसका कंसिडरेशन पर परफॉर्मेंस 1,50,000 और लेस है, तो उसको एग्जम्पशन मिलेगा। इंडिया का कोई भी आर्टिस्ट जो फोक या क्लासिकल में म्यूजिक, डांस और थिएटर परफॉर्मेंस करता है और उसका कंसिडरेशन 1.5 लाख से नीचे या 1.5 लाख तक है तो एग्जम्पशन मिलेगा। एक्सेप्शन है सर्विस एज अ ब्रांड एम्बेसडर। लेकिन ये फोक या क्लासिकल में अगर वो एज अ ब्रांड एम्बेसडर है, ओके कोई कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर है और वो फोक डांस कर रहे हैं, क्लासिकल डांस कर रहे हैं, म्यूजिक वगैरह, तो फिर वहां एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ दो बातें ख्याल रखना, ये एग्जम्पशन पूरा नहीं है। पर परफॉर्मेंस अमाउंट 1.5 लाख या उससे कम होगी, 1,50,000 और लेस होगा तो एग्जम्पशन मिलेगा। ओके अगर उससे ज्यादा होगी तो टैक्सेबल। नेक्स्ट, इफ यू प्रोवाइड द सर्विस एज अ ब्रांड एम्बेसडर देन फुल्ली टैक्सेबल, नो एग्जम्पशन। And this is only for folk or classical. That means if you performance dance in other form means western form of western dance, म्यूजिक एक्सेट्रा, ओके तो वो केस में यहाँ पे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। स्पेसिफिकली फोक या क्लासिकल होना चाहिए। चलो दूसरा यहाँ पे समझ लो, एडमिशन बाय सर्विस, एडमिशन, एडमिशन यानी टिकट चार्जेस, यहाँ लिख दो टिकट चार्जेस, टिकट चार्जेस। अब टिकट में देखो एंटरटेनमेंट इवेंट, मतलब अगर आप सर्कस जा रहे हो टिकट लग रही है, डांस, थिएट्रिकल परफॉर्मेंस, अवार्ड फंक्शन, कॉन्सर्ट, पेंशन, म्यूजिकल परफॉर्मेंस, नॉन रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट में जा रहे हो या रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट में जा रहे हो या प्लानिटोरियम में जा रहे हो। अगर ये आपको कोई मेमोरी टेक्निक बना के याद होता है तो अच्छी बात है। अगर आप यहाँ पे जा रहे हो और इसके टिकट चार्जेस ओके लेस देन 500 होगा, आई रिपीट ओके तो इसके टिकट चार्जेस आपके ओके 500 से कम होगा तो वो केस में आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। एक जस्ट मिनट बेटा, जस्ट मिनट, एक मिनट है। यहां पे लेस देन और इक्वल टू कर देना, लेस देन और इक्वल्स टू की वर्डिंग है, 500 के ऊपर नहीं होना चाहिए। यहाँ लेस देन और इक्वल टू कर दो। तो अगर लेस देन और इक्वल टू 500 से कम टिकट होगी तो उस टिकट पे जीएसटी नहीं आएगा, उस टिकट पे जीएसटी नहीं आएगा अगर यहाँ के एंट्री टिकट्स लग रही है। लेकिन अगर अमाउंट कोई टिकट का 500 रुपए के ऊपर है तो वो केस में आपका टैक्सेबल हो जाएगा। एंट्री टू प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, मतलब आप ताजमहल जा रहे हो, अजंता एलोरा जा रहे हो, लाल किला जा रहे हो, कोई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और उसकी टिकट है तो उसकी टिकट जो है यहाँ पे फुल्ली एग्जम्प्ट रहेगी। ओके ध्यान रहे, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट होगा, अरे जस्ट मिनट, हाँ सुनिए, तो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट होगा तो उसकी टिकट फुल्ली एग्जम्प्ट रहेगी, फुल्ली एग्जम्प्ट रहेगी। वहां 500 का क्राइटेरिया अप्लीकेबल नहीं है। और अगर म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, जू यहाँ जा रहे होगे तो फुल्ली एग्जम्प्ट रहेगा, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। और एक एग्जम्पशन, ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी,
एक्टिविटी रिलेटिंग टू आर्ट और कल्चर बाय एन इंडिविजुअल। इंडिया का कोई भी इंडिविजुअल, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कुछ भी हो, कोई भी इंडिविजुअल इंडिविजुअल आर्ट और कल्चरल फॉर्म में जो रिक्रिएशनल एक्टिविटी है, ट्यूशंस लेता है, डांस का ट्यूशंस ले रहा है, पेंटिंग क्लासेस ले रहा है, कल्चर मेकिंग ले रहा है, वॉट एवर आर्ट और कल्चर फॉर्म में वो ट्यूशन क्लासेस ले रहा हो, और इंडिया का कोई भी इंडिविजुअल हो और वो रिक्रिएशनल एक्टिविटी ले रहा हो, तो वो केस में उसके ऊपर टैक्स नहीं आएगा। ये एरिया जो है ध्यान रखना, बहुत से लोग ये एरिया जो है, डांस क्लास ले लिया उसका रेवेन्यू बता दिया, पेंटिंग क्लास ले लिया उसका रेवेन्यू बता दिया, ओके कोई यहाँ पे ऐसा क्लास जो कल्चरल आर्टिस्टिक है, ओके मैं भाई मट्टी के बर्तन बनाना उसका क्लास ले लिया, ओके तो ऐसे केस में कोई भी इंडिविजुअल अगर, पर वो इंडिविजुअल होना चाहिए, और कोई भी इंडिविजुअल अगर इस टाइप के क्लासेस ले, अनपढ़ हो या कोई भी हो, ओके उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ओके यहाँ पे ऐसा करना गलत है, पर लोग प्लानिंग करते हैं, लोग क्या करते हैं कि उनकी जो ब्लैक मनी की इनकम है, ओके तो घर पे वाइफ ने पेंटिंग क्लासेस ले लिए, मदर ने ये क्लासेस ले लिए, ओके उसने वो क्लासेस ले लिए, किसी ने एम्ब्रॉयडरी क्लासेस ले लिए, तो ऐसे केस में बता देते हैं और वो वाइट ब्लैक इनकम वाइट कर लेते हैं इसके नाम पे। चलो जो भी, अब गवर्नमेंट को भी पता है, पर गवर्नमेंट ने कहा कि इंडिविजुअल ने दिया तो ये एग्जम्पशन रहेगा, ओके रहेगा। फिर सेकंड सेकंड वो कहते हैं स्पोर्ट बाय चैरिटेबल एंटिटी। हाँ स्पोर्ट ट्रेनिंग होगी, तो स्पोर्ट ट्रेनिंग अगर चैरिटेबल एंटिटी करती है अंडर सेक्शन 12 ए बी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो उसको एग्जम्पशन रहेगा। तो ये था बेटा ओके एंटरटेनमेंट रिलेटेड सेक्टर जो मैंने सब कवर कर लिया। पहला क्लासिकल फोक डांस कर लिया, फिर एंट्री टिकट्स वाले सारे कवर कर लिए, और ट्रेनिंग कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी ये भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया। ओके उसके बाद में एक्सेस टू रोड और ब्रिज यानी टोल चार्जेस एन्यूटी हो गए या नॉर्मल हो गए, एग्जम्प्ट है। नेशनल परमिट चार्जेस, तो आपके टोल चार्जेस एग्जम्प्ट है, नेशनल परमिट चार्जेस एग्जम्प्ट है। सर्विस बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन इन इंडिया, ऑल सर्विस प्रोवाइडेड बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया, तो वो एग्जम्प्ट रहेगी। ख्याल रहे कि भाई फॉरेन एम्बेसीज है और वो सर्विसेज दे रहे हैं तो वो एग्जम्प्ट रहेगा। डन। अब आ जाओ गवर्नमेंट सेक्टर में, अब आ जाओ गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है। अब आप जब गवर्नमेंट सेक्टर में आते हो, एक चार्ट जो मैंने यहाँ दिया है, एक चार्ट जो मैंने यहाँ दिया है, और एक जो मैंने क्लास में ऐसे ही एक तरीके का चार्ट मैंने क्लास में बना के दिया है, ठीक है। तो मैं जो क्लास में बना के दिया वो चार्ट लेता हूँ, वो ज़्यादा आपके लिए इजी है और जल्दी कनेक्ट कर पाओगे। और वैसा ही चार्ट मैंने आपको इसमें दिया हुआ है अपने चार्ट बुक में, पर जो क्लास में बना के दिया है वो लेता हूँ। ओके किसी को स्क्रीनशॉट बाद में लेना है तो वो ले सकता है, और एक बार बना के देखो। ये सेक्टर का अगर तुम बना लोगे तो आपके मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम्पशंस कवर हो जाएंगे, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम्पशंस आपके कवर हो जाएंगे। हाँ अब थोड़ा मैं आपको ये समझाना चाहूँगा, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट बेटा, तो एक चार्ट है, मिल जाए 1 मिनट में मिल जाए तो वो ले लेते। जाने दो। हम्म, अब गवर्नमेंट सेक्टर का एग्जाम्पशन क्या है, स्टेप बाय स्टेप पॉइंट वाइज मैनर में देख लेते हैं। तो यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर का एग्जाम्पशन देखो, सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया।
इनकी जनरल एक्टिविटी और इनकी कुछ स्पेशल एक्टिविटी। हाँ, इनकी जनरल एक्टिविटी और इनकी कुछ स्पेशल एक्टिविटी। अब इनकी जनरल और स्पेशल एक्टिविटी में यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे पहले मैं इनकी कुछ स्पेशल एक्टिविटी बता देता हूँ। ये नाम मैंने दी है, कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज या स्पेशल एक्टिविटी। अब यहाँ पे एग्जम्पशन पढ़ते वक्त आपको क्या इंटरप्रिटेशन होगा? एग्जम्पशन पढ़ते वक्त ये इंटरप्रिटेशन होगा कि अगर गवर्नमेंट ये सर्विसेज देती है तो वो केस में टैक्स आएगा और वो फॉरवर्ड चार्ज में आएगा। बोलो, ये स्पेशल एक्टिविटी में गवर्नमेंट अगर सर्विसेज देती है तो टैक्स आएगा और वो यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज में आएगा। सबसे पहले तो गवर्नमेंट कहती है यहाँ पे सर्विसेज सप्लाइड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विसेज, आई रिपीट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विसेज टैक्सेबल होगी। पर उसमें उन्होंने दो बाइफर्गेशन की है। अगर सारे एग्जाम्पशन आप एक साथ पढ़ लेते हो तो पहला, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विसेज जो टैक्सेबल रहेगी उसमें ओके यहां पे कुछ एग्जम्प्ट रहेगी, कुछ टैक्सेबल होगी। क्या एग्जम्प्ट रहेगी? जो उनकी बेसिक सर्विसेज है, तो सीरियल नंबर 24C में पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट और ऑर्डिनरी पोस्ट जहां वेट लेस देन 10 ग्राम है, यानी कोई इन्वॉल्व वगैरह ऑर्डिनरी पोस्ट है जहां वेट 10 ग्राम से नीचे है, तो अगर ये बेसिक सर्विसेज है तो वो एग्जम्प्ट रहेगी। पर इसके अलावा डिपार्टमेंट की सारी सर्विसेज टैक्सेबल होगी। ऑल अदर सर्विसेज लाइक स्पीड पोस्ट, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट स्पीड पोस्ट सर्विस दे रहा है, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस और एजेंसी सर्विसेज एक्सेट्रा, ओके, वो टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरा, अभी उन्होंने एक और ऐड किया है और इसमें ऐड किया है यहाँ पे एक एक्सेप्शन जो अभी का अमेंडमेंट है। ओके, सर्विसेज बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ओके, सर्विसेज बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे ब्रैकेट में इंडियन रेलवे, ब्रैकेट में इंडियन रेलवे। तो अब जो है यहाँ पे ओके, तो इंडियन रेलवे कोई भी सर्विसेज देगी, आई रिपीट, इंडियन रेलवे कोई भी सर्विसेज देगी तो ये फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होगा। ओके, एनी सर्विसेज बाय इंडियन रेलवे, ओके, ये पढ़ के जाना, एनी सर्विसेज बाय इंडियन रेलवे, तो नाउ वो टैक्सेबल होगा और वहां रिवर्स चार्ज भी नहीं, वहां फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होगा। तो आपके चार्ट में ये ऐड कर देना, इंडियन रेलवे वाला, पोस्ट वाला होगा आपके चार्ट में, इंडियन रेलवे वाला होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको ये ऐड करना पड़ेगा जो मैंने रेगुलर क्लास में चार्ट बनवा के दिया था। उसके बाद में गवर्नमेंट की सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट या वेसल हो इनसाइड और आउटसाइड द प्रीसिंक्ट्स ऑफ पोर्ट और एयरपोर्ट। पोर्ट और एयरपोर्ट पे गवर्नमेंट कोई भी सर्विसेज शिप को या एयरक्राफ्ट को देती है तो वो टैक्सेबल होगा। और गवर्नमेंट की गुड्स या पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस सब्जेक्ट टू एग्जम्पशन ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर, तो गवर्नमेंट की अगर गुड्स और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस होगी और वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एग्जम्पशन नहीं किया होगा तो उस पर भी टैक्स आएगा। तो ऑल अबव सर्विसेज सप्लाइड बाय गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी टू एनी पर्सन, मतलब किसी को भी दिया हो, पब्लिक को दिया हो, बिजनेस एंटिटी को दिया हो, आर टैक्सेबल एंड दीज सर्विसेज आर टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। दीज सर्विसेज आर टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज, इसलिए मैंने इसको स्पेशली कर दिया, इसलिए स्पेशल किया कि ये गवर्नमेंट की सर्विसेज, पोस्ट की कुछ सर्विसेज को छोड़कर अभी इंडियन रेलवे की सारी सर्विसेज, वेसल और एयरक्राफ्ट से रिलेटेड सर्विसेज या गुड्स और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस जहां जहां टैक्सेबल है, ओके, ये सर्विसेज गवर्नमेंट की टैक्स आएगा और वो फॉरवर्ड चार्ज में आएगा, वो फॉरवर्ड चार्ज में आएगा, यहाँ कोई रिवर्स चार्ज नहीं होगा। किसी को भी सर्विस दे, पब्लिक को दे, छोटे बच्चे को दे तो भी जीएसटी है। स्पीड पोस्ट छोटे बच्चे को दे, या पैसेंजर ट्रांसपोर्ट एसी क्लास फर्स्ट क्लास रेलवे में छोटे बच्चे को दे तो भी आएगा, तो भी आएगा। इन सिंपल वर्ड ये देखा हमने, इसलिए मैंने इसको अलग ही कर दिया। इसके अलावा अब मैंने गवर्नमेंट को जनरल सर्विसेज में, अब इसके अलावा ये अलग ही कर दिया, अब गवर्नमेंट की जनरल सर्विस, इसके अलावा गवर्नमेंट की सर्विसेज, मतलब जो जनरल सर्विसेज है, पब्लिक सर्विसेज है, अगर सर्विस सप्लाइड टू जनरल पब्लिक को दिया तो वो एग्जम्प्ट रहेगी। इन शॉर्ट, जब आप एग्जम्पशन पढ़ते हो तो एग्जम्पशन ऐसा आता है, ऑल सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट इज एग्जम्प्ट, ऐसा आता है, ऑल सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट इज एग्जम्प्ट एक्सेप्ट दिस एंड दिस, ओके, एक्सेप्ट दिस एंड दिस। तो पहला थॉट ये आना चाहिए कि ऑल सर्विसेज सप्लाइड बाय गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी एग्जम्प्टेड, okay, even though service supplied by government or local as a public authority is covered by is covered in the definition of business but exempted। in short, मेरा ये कहना है कि गवर्नमेंट ने कोई भी सर्विसेज दी, जनरल पब्लिक के लिए दी, एग्जम्प्ट होगी।
एग्जम्प्ट होगी, एक्सेप्ट दिस, ये जो स्पेशल लिया और दिस। अब दूसरी वाली क्या है जनरल में, अगर सर्विस सप्लाई टू बिजनेस एंटिटी होगी, यानी ओके ये सर्विसेज को छोड़ के दो लोगों को वो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, पब्लिक को और बिजनेस वाले को। अगर सर्विसेज पब्लिक को होगी तो सारी सर्विसेज एग्जम्प्ट है, लेकिन अगर सर्विसेज बिजनेस एंटिटी को होगी, सुनिएगा, अगर सर्विसेज बिजनेस एंटिटी को होगी और वो सर्विसेज जो बिजनेस एंटिटी को दिया गया, ओके, सप्लाई टू बिजनेस एंटिटी आर टैक्सेबल, तो आपको याद होगा कि अगर गवर्नमेंट बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है तो रिवर चार्ज में बिजनेस एंटिटी टैक्सेबल होगा, रिवर चार्ज में बिजनेस एंटिटी टैक्सेबल होगा, वो सर्विस टैक्सेबल होगी और रिवर चार्ज में बिजनेस एंटिटी टैक्सेबल होगा। और उसमें भी अगर आपको रिवर चार्ज का चार्ट याद होगा, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड को दिया तो आरसीएम है और अनरजिस्टर्ड को दिया तो फॉरवर्ड चार्ज है, फॉरवर्ड चार्ज है। तो इसको कैसे पढ़ना है ये चार्ट को, ऑल सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट एग्जाम एक्सेप्ट दिस टू बिजनेस एंटिटी, कोई भी सर्विस बिजनेस एंटिटी को दिया तो टैक्सेबल है, ओके, जहां तक देखा जाए आरसीएम में, और रेंटिंग में रजिस्टर्ड को दिया तो रिवर्स और अनरजिस्टर्ड को दिया तो फॉरवर्ड। और ये जो चार सर्विसेज है जिसमें अब इंडियन रेलवे ऐड हो गया है, तो ये जो सारी सर्विसेज है ये फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होगा। ये समझा क्या बेटा आपको, ये समझा होगा तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये चार्ट का आधा पार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको फिर आगे बढ़ाते हैं। यहां तक समझा होगा तो फटाफट 1 टाइप करो, यहां तक समझा होगा तो फटाफट 1 टाइप करो। डन, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब ये चार्ट बना के देखना, अगर आपके पास ऑलरेडी बनाया हुआ चार्ट है तो सिर्फ उसमें इंडियन रेलवे वाला ऐड कर देना। चलो अब ये चार्ट को यहाँ पे और आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको पहले कहा कि जब एग्जम्पशन पढ़ते हो तो मास्टर एग्जम्पशन क्या है और उसमें जो कवर्ड नहीं है तो अलग से क्या एग्जम्पशंस दिए इन्होंने, तो अदर एग्जम्पशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, तो और एग्जम्पशन क्या दिए हैं, तो इसको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला जो गवर्नमेंट सेक्टर को दी है, यानी सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, टर्नओवर बेस और वैल्यू बेस एग्जम्पशन, मतलब अगर गवर्नमेंट ने सर्विस दिया और वो सर्विस बिजनेस एंटिटी को दिया और जो बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया उसका एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर बिलो थ्रेशोल्ड होगा, तो ऐसे केस में करंट ईयर में इस बिजनेस एंटिटी को जो भी सर्विस दिया वो यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा, वो एग्जम्प्ट होगा। जस्ट लाइक ए लॉयर, जैसे लीगल सर्विस ऐसे बिजनेस एंटिटी को दिया जिसका टर्नओवर बिलो थ्रेशोल्ड है इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर तो एग्जम्प्ट है, वैसे गवर्नमेंट को दिया है। अगर मैंने किसी छोटे बिजनेस एंटिटी को दिया होगा गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट ने सर्विस दिया होगा, छोटे बिजनेस एंटिटी को दिया है, मानते हैं कि बिजनेस एंटिटी को दिया तो रिवर्स चार्ज लगता है, बिजनेस एंटिटी को दिया तो रिवर्स चार्ज लगता है, पर जो बिजनेस एंटिटी को दिया उसका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर बिलो थ्रेशोल्ड होगा तो वो केस में जीएसटी नहीं आएगा, एग्जाम। लेकिन ये एग्जाम्पशन स्पेशल केस में एप्लीकेबल नहीं है और रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में एप्लीकेबल नहीं है। मतलब क्या, मतलब अगर आपकी बिजनेस एंटिटी ओके ये सर्विसेज यानी ये सर्विसेज ये जो हमारी स्पेशल एक्टिविटी है और ये 4 सर्विसेज इंक्लूडिंग इंडियन रेलवे, अगर ये 4 सर्विसेज बिजनेस एंटिटी को दिया तो वो केस में टैक्स आएगा और फॉरवर्ड चार्ज में गवर्नमेंट देगी, फॉरवर्ड चार्ज में गवर्नमेंट देगी। या रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है और अनरजिस्टर्ड को दिया तो फॉरवर्ड चार्ज में गवर्नमेंट देगी। यानी ये जो हमने दिया कि भाई छोटे बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया तो एग्जम्पशन मिलेगा, ओके, छोटा मतलब जिसका एग्रीगेट टर्न और प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में बिलो थ्रेशोल्ड है तो एग्जम्पशन मिलेगा। तो ये जो हमारा स्पेशल केसेस वाला क्लॉज है या हमारा रेंटिंग वाला क्लॉज है यहाँ वो एप्लीकेबल नहीं होगा, ओके, और ये छोटे बिजनेस एंटिटी को दिया तो फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी आएगा। दूसरा वैल्यू बेस, अगर आपकी इनवॉइस की वैल्यू, अगर आप गवर्नमेंट ने यानी गवर्नमेंट जो सर्विस दे रहा है और उसकी इनवॉइस वैल्यू अप टू ₹5,000 होगी तो उसको एग्जम्पशन मिल जाएगा। छोटे बिल के, छोटा बिल यानी अप टू 5,000 होगा तो उसको एग्जम्पशन मिल जाएगा। लेकिन ये 5,000 वाला एग्जम्पशन स्पेशल केसेस में एप्लीकेबल नहीं है। मतलब अगर गवर्नमेंट स्पीड पोस्ट सर्विस दे रहा है और 50 रुपए का भी बिल बना तो भी जीएसटी आएगा। अगर वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहा है और एसी टिकट अगर 1,000 रुपए की होगी तो भी जीएसटी आएगा। इन शॉर्ट ये ओके स्पेशल जो केसेस है तो ये जो 5,000 रुपीज पर इनवॉइस वैल्यू वो स्पेशल केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। चलिए, ये गवर्नमेंट सेक्टर के टर्नओवर बेस और वैल्यू बेस एग्जम्पशन हमने देखे। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन टेस्टिंग सर्टिफिकेशन बेस एग्जम्पशन, ओके, यानी अगर आपको कोई भी फीस लगती है फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर एनी एक्ट, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट में रजिस्ट्रेशन फीस लग गई आपके कार की वगैरह, किसी भी एक्ट में अगर आपको रजिस्ट्रेशन फीस लगती है तो उस रजिस्ट्रेशन फीस पे जीएसटी नहीं आएगा।
ओके, या आपको पैसा गवर्नमेंट को देना पड़े, गवर्नमेंट आपको रजिस्ट्रेशन का पैसा लेती है तो उस रजिस्ट्रेशन पे जीएसटी नहीं आएगा। गवर्नमेंट टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक, ओके, या सर्टिफिकेशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सेफ्टी ऑफ वर्कर, कंज्यूमर या पब्लिक ऑफ एट लार्ज, मतलब फायर फायर सेफ्टी का गवर्नमेंट आप ओके चेक करवाती है, फूड टेस्टिंग करवाती है, कैलिब्रेशन वगैरह करवाती है, तो गवर्नमेंट उसका जो पैसा लेगी उसके ऊपर टैक्स नहीं आएगा। उसके बाद में सर्विस बाय ऑफ इश्यूएंस ऑफ पासपोर्ट, पासपोर्ट का पैसा गवर्नमेंट लेती है, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट का पैसा गवर्नमेंट लेगी, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, एग्जम्पशन मिलेगा। और गवर्नमेंट सेक्टर के कुछ अदर इंपॉर्टेंट एग्जम्पशंस, ओके, अगर गवर्नमेंट नेचुरल रिसोर्सेज के राइट्स दे रही है, ओके, टू फार्मर फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, ओके, नेचुरल रिसोर्सेज के राइट्स दे रही है टू एग्रीकल्चर पर्पस, तो ऐसे केस में वो जो गवर्नमेंट रॉयल्टी लेगी उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। सर्विस प्रोवाइडेड बाय वन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट या वन लोकल अथॉरिटी टू अनदर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, तो ओके जीएसटी नहीं आएगा। पर एक्सेप्शन हमारी जो स्पेशल केसेस है वहाँ जीएसटी आएगा, लेकिन वो हमारी ओके यहाँ पे ये जो स्पेशल केसेस है इसको छोड़ के अगर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को या एक लोकल अथॉरिटी दूसरे लोकल अथॉरिटी को सर्विस दे रहा है तो वो केस में एग्जम्पशन मिल जाएगा। उसके बाद में मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस चार्ज बाय कस्टम डिपार्टमेंट फॉर इंस्पेक्शन ऑफ कार्गो, तो वो जो है उसके ऊपर एग्जम्पशन मिल जाएगा। और लिक्विडेटेड डैमेजेस चार्ज बाय नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सी बार गवर्नमेंट आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रही है रोड कंस्ट्रक्शन का, ये या वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट दिया गवर्नमेंट ने और आपने वो परफॉर्म नहीं किया तो गवर्नमेंट आपके ऊपर चार्जेस लगाती है, वो चार्जेस जो लिक्विडेटेड डैमेजेस गवर्नमेंट लगाती है तो उसको ओके यहाँ पे एग्जम्पशन मिल जाएगा, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। तो चलिए ये जो सेकंड वाला पार्ट है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और कोशिश करना ओके बुक में से पढ़कर एक बार ये चार्ट बना लो, इसके बाद एग्जाम तक पढ़ने की ज़रूरत आपको बुक में से नहीं होगी, चार्ट से ही होगी। तो आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि ये जो इतने सारे एग्जाम्शंस है मैंने यहाँ एक चार्ट में कवर करने की कोशिश की है। इसका अगर आपके पास चार्ट होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका, नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका। चलो अब आ जाओ यहाँ पे आप, गवर्नमेंट सेक्टर के बाद यहाँ कवर करते हैं स्पोर्ट्स सेक्टर। स्पोर्ट्स सेक्टर में एक ही एक एग्जाम्शन है जिसके ऊपर पूछा जा सकता है, सर्विस प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी बाय इंडिविजुअल प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच, टीम मैनेजर फॉर पार्टिसिपेशन इन अ स्पोर्टिंग इवेंट। मतलब इंडिया के यहाँ पे ये एक पहला एग्जाम्शन है और ये दूसरा बी वहाँ पे अटैच कर देना, बी वहाँ पे नहीं होगा तो लिख लेना। तो पहला एग्जाम्शन है इंडिया के कोई भी प्लेयर ने, रेफरी ने, कोच ने, अंपायर ने अगर रिकग्नाइज स्पोर्ट बॉडी को फॉर पार्टिसिपेशन इन अ स्पोर्टिंग इवेंट, यानी कोई मैच चल रही है जिसमें प्लेयर खेल रहा है, अंपायर खेल रहा है, रेफरी खेल रहा है, ओके रेफरी खेल रहा है, रेफरी है, अंपायर है, तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ तक देखा जाए वो जो भी पैसा लेंगे तो वो पैसे पे जीएसटी नहीं आएगा। पर ये सर्विस रिकग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट को दिया तो ही एग्जाम्शन, अगर नॉन रिकग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट को दिया तो टैक्सेबल होगा। ओके तो रिकग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट आपके रेगुलर बुक में मैंने एक लिस्ट दी थी, जैसे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऐसे ओके मैंने लिस्ट ऑफ एसोसिएशन दिया था। ओके तो क्या वो लिस्ट पढ़नी पड़ेगी? नहीं, आपको सिर्फ मैं कह दूं कि अगर इंडियन स्पोर्ट एसोसिएशन या ओलंपिक वगैरह आता है तो ऐसे केस में आपने खुद नहीं मान लेना कि रिकग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट है, और उसको अगर प्लेयर, रेफरी, अंपायर ने सर्विसेज दिया तो वो केस में यहाँ पे एग्जाम्शन मिल जाएगा। दूसरा ख्याल रहे ये लिस्ट पढ़ के जाना, क्योंकि प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच और टीम मैनेजर इनको एग्जाम्शन है। समझ लो कोई कमेंटेटर है, सिलेक्टर है, ओके कमेंटेटर है समझ लो, सिलेक्टर है समझ लो, या फिर ओके यहाँ पे कोई दूसरा कोई पर्सन होगा रादर देन दिस, तो वो केस में टैक्सेबल होगा। ओके सॉरी सॉरी सॉरी, बी मैंने लिया हुआ है, ये यहाँ पे लिया हुआ है बी मैंने लिया है, या एक रिकग्नाइज स्पोर्ट बॉडी ने दूसरे रिकग्नाइज स्पोर्ट बॉडी को सर्विसेज दिया तो वो एग्जाम्शन मिलेगा। नाउ कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ये एग्जाम्शन में, इसमें ये वाला एग्जाम्शन अच्छे से पढ़ के जाना, ओरिजिनल वर्क फॉर सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट। अगर कोई सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट का ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, मतलब आप अपना खुद का घर बांध रहे हो और खुद का घर बांधने के लिए कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन सर्विस लिया जिसमें प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, गुड्स इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, और आप अपना खुद का घर बांध रहे हो जो कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है, जो कोई स्कीम का पार्ट नहीं है, तो उसको एग्जाम्शन दिया गया। उसके बाद में अगर आप मिसलेनियस सेक्शन में आते हो तो ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न, ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न मतलब अगर आप अपना बिजनेस बेच रहे हो या फिर अभी ओके
एक्विजिशन हो रहा है, आपने बिजनेस किसी को बेच दिया, कोई एक्विजिशन कर रहा है 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़, ओके, तो पेटीएम ने अपना बिजनेस बेच दिया, ओके, 5000 करोड़ का। तो इन शॉर्ट कोई भी अपना गोइंग कंसर्न बिजनेस या उसका कोई भी पार्ट बेचता है तो उसका जो भी कंसिडरेशन मिलेगा उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया होगा। ओके, कोई अगर इंडियन कंपनी इंडिया के बाहर दुबई में हो, साउथ अफ्रीका में हो, कोई एग्जीबिशन यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रही है जिसके चार्जेस ले रही है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। नेक्स्ट बेटा, ये वाला एग्जाम्शन, ओके, थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना। ओके, ये एग्जाम्शन में स्पेशली आरडब्ल्यू मेंबर्स और एक्सेट्रा, जैसे ये एग्जाम्शन क्या है कि सर्विस बाय अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी या रजिस्टर्ड नॉट प्रॉफिट एंटिटी, ओके, अगर ये सर्विस अपने ही मेंबर को दे रही है बाय वे ऑफ कॉमन रिइंबर्समेंट एक्सपेंसेस या शेयर कंट्रीब्यूशन, तो वो केस में एग्जाम्शन रहेगा जिसमें ट्रेड यूनियन वगैरह आती है। ये वाला पार्ट जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, और यहाँ पे ये एरिया में एक छोटा बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। वो क्वेश्चन क्या आ सकता है, तो देखिए, अगर हाउसिंग सोसाइटी होगा या आरडब्ल्यूए होगा, आरडब्ल्यू मतलब रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन लिखना होगा, तो अगर हाउसिंग सोसाइटी अपने मेंबर को मंथली मेंटेनेंस चार्जेस लगा रही है, सुनिएगा, हाउसिंग सोसाइटी अपने मेंबर को मंथली मेंटेनेंस चार्जेस लगा रही है, अगर वो मंथली मेंटेनेंस चार्जेस फॉर कॉमन एक्सपेंसेस हो गए, कॉमन एक्सपेंसेस के मंथली मेंटेनेंस चार्जेस हो गए और हाउसिंग सोसाइटी अपने मेंबर को लगा रही है, तो 7500 तक वो एग्जम्पशन रहेगा। ओके, पर मेंबर पर यूनिट, आई रिपीट, पर मेंबर पर यूनिट 7500 तक एग्जम्पशन रहेगा। लेकिन अगर ये अमाउंट 7500 के ऊपर होगा तो टोटल टैक्सेबल होगा। लेट्स टेक एग्जांपल, ये अमाउंट जो है ये आपका टोटल यहाँ पे 9000 है। अगर टोटल 9000 है तो वो केस में टोटल यहाँ पे टैक्सेबल ओके किया जाएगा, तो टोटल टैक्सेबल किया जाएगा। उसके बाद में बेटा यहाँ नेक्स्ट कुछ क्लैरिफिकेशन है। क्लैरिफिकेशन है कि ये 7500 तक एग्जम्पशन रहेगा। हाँ, अब कभी कभी क्या होगा कि रेसिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी है, समझ लो कुछ मेंबर का यहाँ पे मंथली कंट्रीब्यूशन 7500 के ऊपर जा रहा है, पर इनका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से नीचे है। अगर उनका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से नीचे है तो फिर वो हाउसिंग सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है और वो केस में जीएसटी नहीं लगाएगी, इवन दो कुछ मेंबर का यहाँ पे मंथली मेंबरशिप जो है 7500 जा रहा है। ओके, उसके बाद में ख्याल रहे ओके, ये अगर टैक्स लगा रही है आरडब्ल्यू तो वो आईटीसी भी लेगी फॉर इनपुट्स और कैपिटल गुड्स। ये जो लिमिट देखी जाएगी फॉर ईच रेसिडेंशियल अपार्टमेंट ओन बाय हिम, समझ लो मैं उस हाउसिंग सोसाइटी में मेरे दो यहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं, तो दो अपार्टमेंट्स मिला के 7500 होगा क्या, नहीं, ईच अपार्टमेंट के लिए 7500 मिलेगा। तो अगर उस सोसाइटी में मेरे नाम पे दो रेसिडेंशियल अपार्टमेंट हो गए तो वो केस में मुझे 7500 और 7500 दोनों अलग अलग मिलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो है यहाँ पे अमाउंट एक्सीड 7500 होगी तो टोटल अमाउंट पे टैक्स लाया जाएगा, टोटल अमाउंट पे ओके टैक्स लाया जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे जो है ओके और एक एग्जाम्पशन जो आपने पढ़ना चाहिए और अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए, वो एग्जाम्पशन का रेफरेंस यहाँ पे है और वो है यहाँ दिस बेटा, सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम अ सर्विस प्रोवाइडर लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। मतलब अगर सर्विस प्रोवाइडर, ये आईजीएसटी के एग्जाम्पशन है और आईजीएसटी में ये एग्जाम्पशन पढ़ के जाना, अगर सर्विस प्रोवाइडर इंडिया के बाहर है, सुनिएगा, अगर सर्विस प्रोवाइडर इंडिया के बाहर है और लेने वाला ओके इंडिया में गवर्नमेंट होगा या ओके एनी इंडिविजुअल होगा अदर देन फॉर बिजनेस, यानी सर्विस लेने वाला यहाँ पे गवर्नमेंट होगा, सुनिए, सर्विस लेने वाला अगर गवर्नमेंट होगा या कोई सर्विस लेने वाला इंडिविजुअल अदर देन फॉर बिजनेस ले रहा होगा तो ओके इवन दो वो सर्विस इंपोर्ट होगी पर गवर्नमेंट लेगा तो एग्जाम, या कोई इंडिया का इंडिविजुअल लेगा अदर देन फॉर बिजनेस लेगा तो वो एग्जाम्प्ट होगा। दूसरा, अगर सर्विस चैरिटेबल एंटिटी लेती है जो रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A, यहाँ 12AB भी ऐड कर देना ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो वो केस में यहाँ पे एग्जाम्पशन रहेगा। और तीसरा ओके, अगर रिसिपिएंट नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, आई रिपीट रिसिपिएंट नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है तो वो ओके सप्लायर भी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है और रिसिपिएंट भी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, दोनों पार्टी इंडिया के बाहर है। ओके, दोनों पार्टी अगर इंडिया के बाहर होगी पर सर्विस इंडिया में होगा तो भी वो एग्जाम्प्ट रहेगा अगर दोनों पार्टी इंडिया के बाहर होगी। तो देखो
अगर सर्विस इंपोर्ट होती है बाहर से इंडिया में, प्रोवाइडर इंडिया के बाहर है, गवर्नमेंट लेता है तो एग्जम्प्ट, इंडिविजुअल अदर देन फॉर बिजनेस लेता है तो एग्जम्प्ट, यानी पर्सनल पर्पस के लिए लेता है तो सर्विस एग्जम्प्ट रहेगी, इवन दो वो इंपोर्ट सर्विस मानी जाएगी। उसके बाद में चैरिटेबल एंटिटी कोई भी सर्विस लेती है तो वो भी एग्जम्प्ट रहेगा। और अगर रिसिपिएंट इंडिया के बाहर है और प्रोवाइडर भी इंडिया के बाहर है, दोनों पार्टी इंडिया के बाहर है, तो एग्जम्प्ट रहेगा। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है? तो इसका एक्सेप्शन ये है कि OIDAR सर्विस प्रोवाइडर, आई रिपीट, अगर OIDAR सर्विस प्रोवाइडर इंडिया के बाहर है, ओके, तो अगर सेक्शन 14 ऑफ IGST एक्ट आपको याद होगा, तो सेक्शन 14 ऑफ IGST एक्ट में मैंने ये पढ़ाया था कि OIDAR सर्विस प्रोवाइडर इंडिया के बाहर होगा और वो NTOR को सर्विस दे रहा होगा, आई रिपीट, NTOR को सर्विस दे रहा होगा, तो वो केस में टैक्स आएगा और वो केस में टैक्स जो है ओके वो बाहर वाला OIDAR सर्विस प्रोवाइडर इंडिया में देगा। इसलिए उसका एक्सेप्शन OIDAR सर्विस प्रोवाइडर था। दूसरा एक एक्सेप्शन और था, ओके, फॉरेन शिपिंग कंपनी, आई रिपीट, ओके, फॉरेन शिपिंग कंपनी अगर इंडियन इंपोर्टर को सर्विस दे रही है तो वो भी एक्सेप्शन था, वो टैक्सेबल है, पर वो हटा दिया गया है और उसको एग्जम्पशन दे दिया गया है। इसलिए सेकंड वाला एक्सेप्शन फॉरेन शिपिंग कंपनी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस इंपोर्टर को देती है, तो वो सिचुएशन में एक्सेप्शन में था, वो टैक्सेबल था, अब उसको हटा दिया गया है। और क्योंकि वो डबल टैक्सेशन क्रिएट कर रहा था, क्योंकि कस्टम में भी हम ओके फ्रेट चार्जेस ऐड करते हैं, तो वो केस में उसको हटा के एग्जम्पशन दे दिया गया। अभी फिलहाल एक ही एक्सेप्शन है। दूसरा, आपके एग्जाम के लिए टूर ऑपरेटर वाला जो मैंने रेगुलर क्लास में आपको पढ़ाया वो पढ़ के जाना। मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, अगर इंडियन टूर ऑपरेटर, सुनिएगा, इंडियन टूर ऑपरेटर अगर सर्विस दे रहा है और वो इंडियन टूर ऑपरेटर सर्विस इंडिया के बाहर दे रहा है टू फॉरेन टूरिस्ट और वोनली इंडिया के बाहर दे रहा है, अगर फॉरेन टूरिस्ट को वोनली इंडिया के बाहर दे रहा है तो वो एग्जम्प्ट रहेगा। लेकिन इंडियन टूर ऑपरेटर फॉरेन टूरिस्ट को पार्टली इंडिया में दे रहा है और पार्टली इंडिया के बाहर दे रहा है, तो जो पार्टली इंडिया में रहेगा वो टैक्सेबल है और जो पार्टली इंडिया के बाहर रहेगा वो एग्जम्प्ट है। ओके, तो पर इसका डे बेसिस पे आपका कैलकुलेशन किया जाएगा कि कितना पार्टली इंडिया में और कितना पार्टली इंडिया के बाहर है। नाउ ओके, गवर्नमेंट ने इसके डे बेसिस के कैलकुलेशन दिए और वो डे बेसिस के कैलकुलेशन आपको रेगुलर बुक से अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर अदर एग्जम्पशन, ये ओके आपको पढ़ना है तो पढ़ लेना, ओके, ऐसे कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इसमें जो है ये वाला पार्ट जो है, ओके, ये पढ़ के जाना, ये अभी ऐड किया है। तो सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को अगर सर्विस प्रोवाइड किया तो क्या एग्जम्पशन है, तो ये वाला पार्ट थोड़ा पढ़ के जाना। ओके, सर्विस प्रोवाइडेड बाय फेयर प्राइस शॉप, मतलब क्या, मतलब यहाँ पे कि जो राशन की शॉप है और जो राशन की शॉप चलाते हैं वो गवर्नमेंट को सर्विस देते हैं और गवर्नमेंट उनको कमीशन देती है, तो राशन की शॉप चलाने वाले को जो कमीशन मिलता है वो एग्जम्प्ट है। दूसरा, अगर ओके प्योर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होगा या कंपोजिट सप्लाई जिसमें गुड्स एलिमेंट 25% से कम होगा और सर्विस आर्टिकल 243W की होगी, ओके, और ये सर्विस गवर्नमेंट को दिया तो एग्जम्पशन है। इस बार उन्होंने एक एग्जम्पशन ऐड किया है, इस बार अमेंडमेंट में भी मैंने कवर किया था और ये अच्छे से पढ़ के जाना। ओके, कौन सा ऐड किया उन्होंने एग्जम्पशन, सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंटल अथॉरिटी, अगर गवर्नमेंटल अथॉरिटी को सर्विस दिया बाय वे ऑफ वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, ओके, सैनिटरी कंजर्वेंसी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्लम इंप्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन, इस टाइप की सर्विसेज अगर गवर्नमेंटल अथॉरिटी को दिया तो वो केस में एग्जम्पशन दिया गया है। एक ये वाला एग्जम्पशन अच्छा है कि गवर्नमेंट के कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गए, अब जैसे मैं जीएसटी का ट्रेनिंग प्रोग्राम लेता हूँ या कोई भी इंडिया का पर्सन ट्रेनिंग प्रोग्राम ले रहा है, और किसके ले रहा है, गवर्नमेंट के, और वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में गवर्नमेंट 75% का एक्सपेंडिचर खुद कर रही है एंड सिर्फ 25% एम्प्लॉय पे डाल रही है, 75% या मोर वो एक्सपेंडिचर अगर खुद कर रही है, तो वो केस में ओके वो ट्रेनिंग प्रोग्राम पे जैसा जो भी चार्जेस होंगे उसके ऊपर जीएसटी नहीं आया। जैसे मैं बहुत सी बार जीएसटी के प्रोग्राम लेता हूँ, जीएसटी डिपार्टमेंट के, जहाँ पूरा खर्चा गवर्नमेंट करती है, तो उस वो बिल पे जीएसटी नहीं आता है। तो ये जो हमने देखा, ओके, बाकी तो ठीक है बेटा, बाकी यहाँ पे जो आपको जितना रीड करना है, हाँ, सारे सीबीएसई क्लैरिफिकेशन ये पढ़ के चले जाना, दो दो लाइन में मैंने यहाँ पे अरेंज करके दिए हैं, तो सारे सीबीएसई क्लैरिफिकेशन प्रॉपरली इसको पढ़ के चले जाना है आपको, ठीक है। यहाँ मैंने कवर करके दो दो लाइन में दी है। तो इस तरह से हमारा एग्जामिशन का, और एक है बेटा एक एग्जामिशन रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग का पूरा चार्ट मैंने एग्जामिशन चैप्टर में, ओके सॉरी, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग का पहले इसमें मैंने अच्छे से कवर कर लिया है, ओके, और वो आपको आरसीएम में आएगा तो वो भी हमने अच्छे से कवर कर लिया है। तो यस बेटा, जितने मेन एग्जाम्पशंस थे वो सारे मेन एग्जाम्पशन मैंने कवर करने की कोशिश की है, ओके, बाकी तो जो बचे हुए एग्जाम्पशंस थे तो आप अपने रेगुलर बुक से कवर कर लेना, और इस तरह से हमारा यहाँ पे ये चैप्टर एंड होता है, और वो था एग्जाम्पशन। दोस्तों, मैं आपको यही कहूँगा कि आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जितने भी रिवीजन लेक्चर्स में डाल रहा हूँ जरूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल रहे।
बहुत हेल्पफुल रहेगा। सब्जेक्ट से आप फिर से कनेक्ट हो जाओगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चनियर्स भी मैं ग्रेजुअली अपडेट कर रहा हूँ। ओके, जैसे जैसे मेरे क्वेश्चनियर, आप पहले सेल्फ पढ़ो, सेल्फ में ही आपको बहुत कुछ समझ जाएगा। अगर आपको सेल्फ में बहुत कुछ नहीं समझा तो मैं ओके अकॉर्डिंगली ग्रेजुअली अपडेट करते रहूँगा जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ओके, आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ऑल द बेस्ट। इस बार आपको कोई भी चांस नहीं छोड़ना है और आने वाले एग्जाम में क्या इस बार 80 पार। दोस्तों, अगर ये रिवीजन आपको अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा, आपकी कमेंट्स जरूर दीजिएगा और लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच बेटा।